Now we start our next lecture regarding the environment protection. Till now we read about the environment definitions and so many type of the pollutions and international environment. What the international environment law has been made from the so many conventions and ट्रीटीज. तो हमें उस पोर्शंस में डेफिनेशन पार्ट और थोड़ा इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस के इंग्रेडिएंट्स वगैरह वाला पार्ट और ट्रीटीज के ईयर्स ऑब्जेक्ट एंड पार्टीज के बारे में याद रखना था. नाउ वी कम विद द इंडिया की इंडियन लॉ कैसे डेवलप्ड हुआ रिगार्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. तो स्पेशली इंडियन लॉ आर प्राइमरी डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स विच इफ आई टेल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी. तो सबसे मेजर एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी क्या अवेलेबल है या फिर क्या ऐड हुआ एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. और स्टैट्यूट्स में आपके बहुत सारे डिफरेंट लॉज हैं. अब जो स्टैट्यूट्स में हम जो एक्ट पढ़ेंगे हमें बेसिकली क्या करना है, ऑब्जेक्ट, हर एक्ट का एक अपना ऑब्जेक्ट है और उसका वर्क है, उसके हम पॉइंटर्स यहां पे कर लेंगे. इसके अलावा आपको क्या करना है कि हर एक्ट का ना इंडेक्स देखना है. अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं देखना, एग्जाम टाइम में जब हम प्रिपरेशन मोड में जाएंगे ना थोड़ा सा बेसिक इंडेक्स कि भाई इतने चैप्टर हैं, इतने सेक्शन है, एक आध कोई पेनल्टी प्रोविजंस है, कोई स्पेशल ऐसा आपको लगे कि यार ये वाला सेक्शन थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो. और नहीं फिर जब हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें लिस्ट डेवलप करेंगे हम अपनी रिगार्डिंग टू द क्वेश्चंस विच कम फ्रॉम द स्टैट्यूट. सारे स्टैट्यूट्स के इंडेक्स कतई याद करना नहीं है क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकल. देखो पॉसिबल तो है पर इन द सेंस की कोई सेंस नहीं है. अपनी टारगेट हमें वो रखना है जो क्वेश्चंस है. तो और मैंने पहले बताया कि हमारी 6 to 7 यूनिट्स हैं विच वी नीड टू बी डू बेस्ट. हमें उस यूनिट्स में से ट्राई करना है कि हमारे 80 70 75 के अराउंड क्वेश्चंस वहां करेक्ट हो. 75 भी नहीं होते, 70 क्वेश्चंस में से हमारे 60 तो हो. उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस का जो पेपर बचेगा उसमें से अगर अपने 15 भी निकल दें दैट विल बी अ गुड स्कोर फॉर अस. ठीक है. सो ऑन दैट बेसिस वी स्टार्ट अवर दिस लेक्चर रिगार्डिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया. First of all, India employ a range of regulatory instrument to preserve and protect the environment. इंडिया ने बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं. इट वाज द कंट्री, फर्स्ट कंट्री टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करा for environment law to insert the provision relating to the protection of and improvement of the environment due to the environment degradation. environment degradation means environment का demolish होना, environment की productivity का decline होना. due to the रोजाना आज current era में all of the world almost 4 crore trees are regularly cut out. रोजाना 4 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं और जो नए पेड़ लगाने की जो हमारी रेंज है वो है 40,000 to 4 लाख. इसके बीच की रेंज में हम पेड़ लगा रहे हैं. इवन टिल नाउ द कंडीशन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कैपिटल हैज बीन कम टू द 52 डिग्री सेल्सियस, गवर्नमेंट, नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द पीपल्स आर टेक इनिशिएटिव टू रेज द ट्रीज इन अवर एरिया. ना तो गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है ना ही हमारा खुद का कोई इनिशिएटिव है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें, कोई पेड़ लगाएं, एजुकेशन दे. टिल नाउ वी आर नॉट अवेयर, टेकल इट एज अ प्रॉब्लम. हम इसे प्रॉब्लम ही नहीं मानते. किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं होता कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ करेंगे. और इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी डू द वर्शिप ऑफ एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट की पूजा करते हैं, वहां पे ये सिचुएशन है. So due to the environment degradation, a lot of problem arising such as the climate change. Environment degradation has raised a question mark on future of earth. Hence to come out these crisis, only option in front of human being is to protect the environment. हमारी अर्थ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ चुका है. इस रिगार्डिंग वी हैव टू मेक देयर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द वेरी मेजर थिंग इज द आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ. Right to life is directly says and indirectly says about the right to environment. How? Because right to life is the right which can be survived only by virtue of a good and better environment. सरकार की जिम्मेदारी है हमें एक अच्छा लाइफ देना. अच्छा, लाइफ हियर नॉट मीन्स अ वेजिटेटिव लाइफ.
Life means a life with dignity. Life has a assets. Life has a value. So for a better and good life, it's a duty of the government to give us the clean and safe environment which may cover the help to survive of the right to life. Second article is a part of a DPSP, Direct Principle of State Policies. Is the Article 47 state that the primary duty of the state to raise the living standard. व्यक्तियों का living standard बढ़ाना है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है. Increase the nutrition foods in the people. लोगों में जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इंक्रीज करना है और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है. तो स्टैंडर्ड food and health, three things are can only be become better only by virtue of the good climate, good environment. If the environment is not good, so neither our health, neither our food, or neither our living standard can be good. 48A also a DPSP says that the Indian 48 constitute a state. The state has to protect and improve the environment, has to safeguard the forest, wildlife, and improve the natural environment. It is the duty of the government to safeguard our forest and wildlife. जो हमारी वन्य संपदा है, जो हमारी फॉरेस्ट है, वो हमें सेफ गार्ड करनी है. इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. एंड 51A ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी आल्सो इंक्लूड दैट वी हैव टू बी इम्प्रूव अवर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, जैक्स एंड रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ. It is the duty on a human being to improve everything regarding our the forest, rivers, wildlife, whatever the beauty of the nature, we have to protect it. So the constitution has the article 21, 47, 48 and 51. 21 is about right to life, 47 is about the food, nutrition and health. 48 is about the forest and wildlife, and 51A is the fundamental duty which is about the natural environment, forest, lakes and rivers and wildlife. Then we come to the so many statutes. Statutes बहुत सारे हैं. एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, एनवायरमेंट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है. तो हर स्टैट्यूट्स के कुछ फीचर्स हैं जो हमारे लिए जरूरी है. थोड़े से फीचर्स को हमें काउंटर करके रखना है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा फीचर कौन से एक्ट का है, और ऑब्जेक्टिव में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. तो उसमें थोड़े से हमें अवेयर रहेंगे. So Indian Forest Act 1927, this act consolidate the law relating the forest. Forest के relating जो law था वो इन्होंने consolidate करा, एकत्रित करा. And the transit the forest produce and duty leviable on the timber. Forest produce के ऊपर duty लगाना and other forest produce provision related to the reserve forest. Reserve forest का एक प्रोसीजर देना कि किसी फॉरेस्ट एरिया को आपने रिजर्व कर दिया. That is a reserve for the government and the public. It provide power the state government to constitute forest land and the westland. I think ये land होगा, forest land, westland property of the government as a reserve forest. किसी भी westland या forest land को government एक reserve forest के रूप में nominate कर सकती है by virtue of the state government. State can appoint the forest settlement officer to inquire over on the reserve area. तो जो रिजर्व एरिया हमने रिजर्व फॉरेस्ट के लिए डेवलप कराया, फिर उसे नोमेनक्लेचर करा जिसका, तो उसके लिए हमने एक ऑफिसर आल्सो अपॉइंट करा जिसका नाम होगा फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर. Provision related to the village forest under the act, the state government may assign to any village community right of the government to or over any land which has been constituted as a reserved. All forests so assigned shall be called the village forest. हम किसी एरिया को जब हम फॉरेस्ट लैंड में नोमेनक्लेच कर रहे हैं या फिर उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई विलेजेस आते हैं तो अब फॉरेस्ट लैंड में सबको तो अलाउ होगा नहीं. अगर कोई इलीगली वहां पे ट्रेसपास करता है तो वो ऑफेंस है, लेकिन जो वहां की कम्युनिटी है उसे अलाउ करना पड़ेगा. तो उस कम्युनिटी को हम स्पेशल राइट देंगे और उस एरिया को हम विलेज फॉरेस्ट बोलेंगे. The community to which such assignment is made may be provide timber to the other forest and produce the pasture. Their duties and protection of the improvement of such forest. अब वो कम्युनिटी का तो देखो सर्वाइवल यूज फॉरेस्ट पे है, तो उस कम्युनिटी को अलाउ होगा कि एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो टिम्बर यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज कर सकते हैं, और इन केस अगर हमें उन पर कुछ ड्यूटी लगानी हो तो वो भी हम उन पर लगा सकते हैं. So that is the concept related with the forest act, that the government make a special area as a forest land. That forest land we call the reserve forest. If there the community are there, then we call the village forest. Simple is that उस community के कुछ privileges होंगे जो वो community अपने survival के लिए उस forest का use कर सकती है. Other outside person are not be allowed. और there is a officer also present for the safeguard of that forest. क्या चीज? अच्छा, आपके साथ शेयर नहीं हो रही? नहीं, हो तो रही है पर वो नहीं आ रही जो आप पढ़ रहे हैं. मेरे को सेकंड आए रिस्पोंडेंट टू दिस.
मैं इस वाले पे हूँ, सेकंड पॉइंट, द कम्युनिटी टू विच सच असाइनमेंट इज मेड मे बी प्रोवाइडेड विद द टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये सोनी हो रहा आपको? टिम्बर में फॉरेस्ट, टिम्बर लिटरल मीनिंग उसकी लकड़ी है, जो जंगलों से लकड़ी आती है ना, उसे हम टिम्बर बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो वर्ड है, वहां पे सारी चीज आएंगे। फॉरेस्ट जो भी चीज है, लकड़ी आ रही है, कोई फल फ्रूट आ रहे हैं, या फिर कोई स्पेशल औषधि आ रही है, कोई बायोमेडिकल थिंग्स आ रहे हैं, दैट इज एवरीथिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कोई वहां नदी जा रही है, वो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट डील विद द विलेज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लैंड, एंड इन लास्ट इज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है। नाउ वी एंड व्हाट द डील इज द prohibiting the quarrying stone, burning land, chokra, removal of any forest produce, clearing land for cultivation, building or any other purpose in any protected forest। ये सिंपली ये कहता है कि वहां से स्टोन चुराना, लकड़ियां लेना, चारकोल लेना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेना, या फिर लैंड को क्लीन करना कल्टीवेशन के लिए, बिल्डिंग के लिए, दैट ऑल थिंग्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड और प्रोटेक्ट करे जाएंगे इन सब चीजों से फॉरेस्ट को। Cattle trespass in a reserved forest or any portion of the protected forest may be seized। even आपके कैटल्स, आपके जीव जंतु, आपके गाय वगैरह, ये अगर चीज वो ट्रेसपास कर जाती हैं फॉरेस्ट एरिया को, तो भी वो एक ऑफेंस है और हो सकता है आपके वो कैटल्स भी सीज कर लिए जाएं। impose duty on the timber or any person violating any rule under this shall be punishable for the imprisonment of 6 months and fine exceeding to 500। अगर कोई व्यक्ति वहां का टिम्बर यूज करता है, फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है, तो उस पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है, 500 रुपए का फाइन लग सकता है। दैट इज विद द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। डन। Now we come with the Wildlife Protection Act। It is quite similar with the Forest Act, but there is some type of difference. Here we not deal with the forest areas and the forest produce, स्पेशली फॉरेस्ट कम्युनिटी। यहाँ पे कम्युनिटी नहीं होगी क्योंकि वाइल्ड लाइफ एरिया है, जंगली एरिया, जंगल एरिया है, तो रेयर चांसेस है ह्यूमन बीइंग वहां रहता हो। वाइल्ड लाइफ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। The first comprehensive legislation related to the conservation and protection of the wildlife was passed by the government on 9 September 1972। 9 सितंबर 1972 को पहली बार आपके सामने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो कि कई बार अमेंड हुआ। ये ईयर्स, अमेंडमेंट डेट से ईयर हमें थोड़ी सी याद रखनी होंगी, 82, 86, 91, 93, 2002, 2006, 2013। सो यू हैव टू बी मेक सम रिदम एनीथिंग एल्स, पर ये हो जाएगी याद, एक जगह हम लिख लेंगे इसे और रिवाइज करते रहेंगे तो हो जाएगा। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना सबसे पहले 1972 में आया। इट्स अमेंड इन मल्टीपल टाइम्स इन 82, 86, 91, 93, 2002, 6 एंड 13। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन। भाई सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अपना होगा बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर्स को रिजर्व करना, और मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथिंग मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना और मैनेज करना। इस सब चीजों के लिए हमने इस एक्ट में एक बोर्ड बनाया जिसे हम वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ द वर्ड वी कैन बी रिकॉग्नाइज दैट इट जस्ट हैव द डूइंग द वर्क ऑफ एडवाइजरी, कि कौन सी जगह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी कैंप बनने चाहिए, नेशनल पार्क डिक्लेयर करना चाहिए, सेंचुरी कैसे डिक्लेयर करें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्या रूल्स हो, उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई गई। Wildlife Advisory Board is constituted under the Wildlife Protection Act। Advisory Board is constituted under the guidance of the state government। तो ये जो बोर्ड है स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, स्टेट गवर्नमेंट का क्रिएशन है, सेंट्रल का नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर: मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी अ चेयरमैन। या तो मिनिस्टर होगा हर एरिया में, या तो स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में उनका एक फॉरेस्ट मिनिस्टर होगा या वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर होगा, वो तो इसका इंचार्ज बनेगा। अगर वो नहीं तो उसका सेक्रेटरी, चेयरमैन बन जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक। 2 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी हैविंग द लेजिस्लेचर। कोई भी लेजिस्लेचर के 2 मेंबर और होंगे, या तो वो अगर स्टेट होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, यूटी होगा, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी होगा तो यूनियन टेरिटरी का। तो एक आपका चेयरमैन हुआ, 2 मेंबर हुए, एक सेक्रेटरी होगा।
सेक्रेटरी कौन होगा? सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इंचार्ज ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट इंचार्ज होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर होगा उस एरिया का, वो इसमें सेक्रेटरी बनेगा, ठीक है। और सेम इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वन ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर, ये वन है, एक ऑफिसर डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, जो चेयरमैन है आपका, ये एक ऑफिसर अलग से अपॉइंट करेगा। तो एक तो आपको फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, एक और ऑफिसर अपॉइंट हो गया। अब 5 ऑफिसर और रहेंगे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे, जो एज अ वार्डन वर्क करेंगे। तो टोटली देयर इज अ फर्स्ट ऑफ द चेयरमैन आइदर बी अ मिनिस्टर और द सेक्रेटरी ऑफ अ कंसर्न डिपार्टमेंट, एक चेयरमैन होगा, 2 लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे, एक सेक्रेटरी इंचार्ज होगा जो फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, दूसरा एक स्टेट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगा एक ऑफिसर, एक 5 मेंबर अलग से अपॉइंट होंगे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे। डन। नाउ वी कम विद द दैट थिंग आर डन विद द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट है जो प्रिजर्व करेगा वाइल्ड लाइफ को, नेशनल पार्क सेंचुरीज का डिटरमाइन करेगा और एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी इसके तहत। अब हम आएंगे वाटर एक्ट पे। वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट आर क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर। दोनों ही एक्ट्स में आपके अलग अलग 2 बोर्ड बनाए गए हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दोनों की ही फंक्शंस क्वाइट सिमिलर हैं। हमें बस इतना अपने माइंड में डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है, पावर और फंक्शन दोनों के मतलब दोनों मेरा इन द सेंस कि चाहे वो वाटर का है चाहे वो एयर का है, एयर की वाटर एयर के दोनों के सेंट्रल के सेम होंगे, स्टेट के क्वाइट कंप्लीटली नहीं, एज पर द रिक्वायरमेंट दोनों सेम होंगे, लेकिन स्टेट के और सेंटर के अलग अलग होंगे। तो कई बार क्वेश्चन ना इसमें कंफ्यूज कर देता है कि ये वाला फंक्शन स्टेट का है कि सेंटर का, तो उसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा कि क्या क्या चीज अलग होगी। जो सेंटर का वर्क होगा वो मेजरली होगा पॉलिसी मेकिंग पे, और जो स्टेट का वर्क होगा वो होगा पॉलिसी एग्जीक्यूशन पे। जो सेंटर का वर्क होगा वो होगा डिसाइड ऑन द प्रेजेंट पैरामीटर्स, की जो चीज अवेलेबल है उसी पे बता देंगे। जो स्टेट का वर्क होगा वो सर्वे करेगा, चीज अवेलेबल करेगा, फिर डिसाइड करेगा। ये 2 इनमें फर्क मिलेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट से एक बार हम पढ़ते हैं। द एक्ट डिजाइन विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर द वाटर बॉडीज कंट्रोलिंग द वाटर पॉल्यूशन। वाटर बॉडीज की प्रिजर्वेशन करनी और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। 1974 का एक्ट है। द सेंट्रल एंड द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज कंस्टिट्यूटेड इन ऑर्डर टू इन्फोर्स इट। 2 बोर्ड बनाए इन्होंने, सेंट्रल बोर्ड बनाया और एक स्टेट बोर्ड बनाया। If a person failed to give information about discharging effluent into the stream, the penalty imprisonment up to the 3 month and fine up to the 10,000। जो पेनल्टी होगी अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत देता है तो 3 महीने की और 10,000 का फाइन। अगर वो ऑर्डर ओबी नहीं करता तो पेनल्टी एडिशनल फाइन अप टू द 5,000। अगर कोई अच्छा पर डे का फाइन है, पर डे अगर कोई आपने सपोज ऑर्डर दिया और वो कोई उसे फुलफिल नहीं कर रहा तो पर डे उस पर 5,000 फाइन लगेगा। तो 3,000 का तो इम्प्रिसोनमेंट हो ही सकती है और 10,000 का फाइन लग सकता है। फिर भी वो बात नहीं मानता तो पर डे 5,000 रुपीज फाइन। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द सितंबर 1974 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974। अब क्या करेगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हम थोड़ा सा समझेंगे। एक तो इसमें तो पहले थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। फुल टाइम चेयरमैन होता है हैविंग नॉलेज ऑन द प्रैक्टिस एक्सपीरियंस सब्जेक्ट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एक चेयरमैन जिसको बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज हो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट अ फुल टाइम सेक्रेटरी हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट डिपार्टमेंट। जो एक सेक्रेटरी और एक चेयरमैन 2 लोगों से मिलकर बोर्ड बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं पर वो स्टैट्यूटरी पोस्ट नहीं है, वो एज पर द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है। जितने उन्हें रिक्वायरमेंट होंगे उतने वो लोगों को अपॉइंट कर लेंगे। प्रमोट, अब ये पावर एंड फंक्शन सेंट्रल के क्या है? क्लीनलीनेस को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना स्टेट के साथ। अगर कहीं पे भी पॉइंट आ जाए ना कि द ऑर्गेनाइजेशन विच मेक अ कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट बोर्ड, व्हाट काइंड ऑफ बोर्ड आर दैट, तो सेंट्रल बोर्ड होगा अनडाउटेडली। जो स्टेट बोर्ड के साथ सेंट्रल तो कोऑर्डिनेट करेगा। टेक्निकल असिस्टेंस देना, गाइडेंस देना, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, कैरी आउट द रिजर्व ऑफ द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। जो चीज दी जाएगी वो सेंट्रल के वर्क होंगे। वो सेंट्रल ही टेक्नोलॉजी बाहर से लाता है, गाइडेंस लाता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करता है। स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट डिस्पोजल, की कितना स्टैंडर्ड होगा, कौन सा पोर्टेबल वाटर है उसके क्या स्टैंडर्ड होंगे, ट्रेड इफ्लुएंट्स के, सीवेज इफ्लुएंट्स के क्या स्टैंडर्ड होंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी।
इट्स क्रिएट द लेबोरेटरीज फॉर एनालाइज द वाटर सैंपल्स। लेबोरेटरी क्रिएट करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। वही दूसरी तरफ स्टेट बोर्ड क्या कर रहा है, स्टेट बोर्ड में कंडक्ट सर्वे, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एक्ट। वो सर्वे करता है, वो सैंपल कलेक्ट करता है। देखो लेबोरेटरी किसने बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब लेबोरेटरी में सैंपल कौन पहुंचाएगा, स्टेट बोर्ड। एंट्री करना, इंस्पेक्शन करना फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग दैट फंक्शन, ये इसका काम है। पावर टू प्रोहिबिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ द पॉल्यूटिंग मैटर इन स्ट्रीम वेल्स, लोगों को रोकना डिस्पोज करने से कि पॉल्यूटिंग मैटर वो कुएं में या फिर पानी में ना गिरे। दैट इज विद द वाटर पॉल्यूशन बोर्ड। एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दैट? Now we come with the similar line with the Air Prevention and Control of the Pollution Act 1981. Especially remind these years. The act come in force is the 16th May 1981. It consists with the 7 chapter 54 sections. 7 चैप्टर 54 सेक्शन का एक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट आर इज फॉलोज। इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं कि एक तो बोर्ड बनाना एयर प्रिवेंशन के लिए, सो एयर प्रिजर्वेशन और कंट्रोल पॉल्यूशन के लिए, एयर क्वालिटी को मेंटेन करना और एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना। फंक्शंस क्या है अब इसके सेंट्रल बोर्ड के? सेंट्रल बोर्ड फिर से वही एडवाइस देगा टू गवर्नमेंट विच रिलेट टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एयर एंड प्रिवेंशन ऑफ द एयर के लिए। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट देगा, स्टेट बोर्ड को टेक्निकल असिस्टेंट देना, स्पॉन्सर करना इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च रिलेटेड कंट्रोल वर्क करना, प्लान बनाना, कैसे इंगेज करने प्रोग्राम्स को, कैसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, इसके लिए प्लान और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाना, गाइडलाइंस बनाना, परमिसिबल और नॉन परमिसिबल स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाना कि किस क्वालिटी की एयर गुड है, किसकी बैड है, एस्टेब्लिश लेबोरेटरी और लेबोरेटरी क्रिएट करना। वहीं स्टेट बोर्ड क्या कर रहा है, स्टेट बोर्ड क्या कर रहा है, एरिया डिक्लेयर कर रहा है कि कौन सा एरिया ज्यादा पॉल्यूटेड है, कौन सा कम पॉल्यूटेड है। इट कंसल्ट विद द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। It can prohibit the use of fuel and any appliances which cause the air pollution। से ये फ्यूल और अप्लायंसेस की यूज को कम कर रहा है। इट हैज द पावर टू ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर द एमिशन ऑफ द पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कितना पॉल्यूशन कर सकते हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, उसे कम करना। स्टैंडर्ड बताएगा नहीं, बताने का काम तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। उसे कम करने का काम, ले डाउन करने का काम इसका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। It is the authority to restrict the establishment or operation of the any industrial plant in air pollution control area। कोई एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, वहां पे कोई इंडस्ट्री आ रही है तो उसे रेस्ट्रिक्ट करना या फिर उसे रिकॉग्नाइज करना कि भाई कितना आप क्या क्या चीज कर सकते हो, क्या क्या फिल्टर आपको लगाने होंगे। रिकॉर्ड रखना, रजिस्टर मेंटेन करना, चिमनी वगैरह को एनालाइज करना, दैट आर द वर्क ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एंड द पनिशमेंट आर क्वाइट सिमिलर विद वी ऑलरेडी रीड। 3 मंथ की पनिशमेंट है, 10,000 का फाइन है अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो। वाटर में क्या था, आई थिंक 3 मंथ की वो पनिशमेंट थी, 5,000 का फाइन था और 10,000 पर डे था। सॉरी, 10,000 का फाइन था और 5,000 पर डे था। यहाँ पे अगर वो कंटिन्यू करता है तो 100 रुपीज पर डे। क्लियर विद दैट? नाउ वी कम विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी हमने फॉरेस्ट एक्ट देखा, अब हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखने। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट स्पेशली भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया कि एयर एक्ट, वाटर एक्ट, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, ये स्पेसिफिक एक्ट हैं। पर मैंने जब स्टार्टिंग में हमने एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा तो हमने माना कि एनवायरमेंट सिर्फ इन चीजों से रिलेटेड नहीं है। एनवायरमेंट कंप्लीट एवरीथिंग अराउंड यू, जो कुछ आपके साथ है वो सब कुछ एनवायरमेंट का पार्ट है। तो इन सब चीजों से हटके जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करेंगे। कोई बायोकेमिकल्स थिंग है, कोई ह्यूमन का बिहेवियर है, कोई क्रीचर के साथ इफेक्ट है, कोई हजार्डस सब्सटेंस के साथ डीलिंग है, इन सब चीजों का आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कि मे भी हो सकता है कि वो वाटर को पॉल्यूट ना कर रही हो, एयर को पॉल्यूट ना कर रही हो, वो किसी को पॉल्यूट ना कर रही हो, पर उसका होना ही ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा है। जैसे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे हमारे आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगे जो हमारे लिए खतरा है, डेंजरस है। इट मींस इट बिकम द टॉक्सिक एंड डेंजरस एनवायरनमेंट फॉर अस। ठीक है, तो ये भी तो हमारे साथ खतरा ही है। तो उसके लिए हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और उसमें हमने डील करा। एक बार पढ़ने थे हम, दिस एक्ट डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पॉल्यूशन, हजार्डियस सब्सटेंस मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द इकोलॉजी, इकोलॉजिकली इंपोर्टेंट एरियाज। जो हमारे इकोलॉजी एक बैलेंस बनी हुई है, जितने लिविंग हैं, नॉन लिविंग है, उन्होंने एक साइकिल बनाई हुई है, वो बैलेंस बनी रही।
ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा, जैसे कि इवन मैं आपको ये बताऊं, जो सेक्स रेशियो है, मेल फीमेल का जो रेशियो है, उसका भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन होना भी आपके इन्वायरमेंट को खराब करने की जैसा ही है। तो एवरीथिंग इज विच इज अराउंड अस आर आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इंप्रूव करना है एनवायरमेंट को, ह्यूमन बीइंग और लिविंग क्रिएचर की प्रॉपर्टी को हैजार्डस सब्सटेंस से इंप्रूव करना। और इसके लिए इन्होंने क्या क्या अलग से लॉज बनाए, एनवायरमेंट एक्ट अलग बना, उसके बाद इन्होंने रूल्स बनाए, जैसे कि हजार्डस वेस्ट को आप कैसे यूज करोगे, हजार्डस केमिकल 1989 आया जो हजार्डस सब्सटेंस के मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चर पे डील करता था। केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी एक्ट रूल्स आए कि भाई कैसे कैसे कोई केमिकल अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मैसिव प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो हाउ टू बी टेकल आउट। बायोमेडिकल वेस्ट के अलग से रूल्स आए। तो दीज आर द थिंग्स विच मेक अ स्पेशल लॉ रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ द एनवायरमेंट विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द एनवायरमेंट, जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के पार्ट नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं। In this way, today we clear with the Environment Act, Indian Forest Act, Air Act and Water Act. We have to be clear with the dates, amendment, subject matter of that things and some points. Any doubt anyone regarding these? Okay, then we cleared this class today.